नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट अभी अनसर्टेन बनी हुई है, क्योंकि पहले जो है 3 नवंबर प्रस्तावित की गई थी आयोग के द्वारा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई फर्दर नोटिफिकेशन अभी आयोग की तरफ से नहीं जारी हुआ है। तो अब ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम डेट जो है एग्ज़ाम 3 नवंबर को होना जो है लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। तो निश्चित रूप से 1 ही 2 दिन में जो है इसके बारे में कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम जो है अपडेट करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के जो है हिंदी के क्वेश्चंस। तो हिंदी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ, उसका हल देखेंगे और इससे जो है आपको क्वेश्चंस के अलावा जो है कई सारे टॉपिक भी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हैं वो हमारे डेमो टेस्ट सीरीज का जो है एक पार्ट है, यानी जो हमने डेमो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, डेमो टेस्ट जो है पेपर, उसका ये पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक ये पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आप डिकोड एग्जाम का ऐप, जो एंड्रॉयड ऐप है, ये डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से मिलेगा आपको? ये गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको प्राप्त होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसमें अपना नया रजिस्ट्रेशन, जिसे हम साइन अप प्रक्रिया कहते हैं, साइन अप करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट दिखाई देगा, साथ ही में आपको पीसीएस प्री का भी टेस्ट दिखाई देगा। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, और मेरी तो सलाह यही है कि आप दोनों ही टेस्ट जो है वहां अटेम्प्ट करिए और दोनों की ही पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें अच्छा खासा मटेरियल है, क्वालिटी मटेरियल है, जो आपको जो है मदद करेगा। अब अगर आपको जो है ये पसंद आता है, ये पीडीएफ और ये कंटेंट और टेस्ट देने का तरीका, आप ऐप या वेबसाइट जैसे भी देना चाहते हो, तो आप जो है हमारी रनिंग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विशेष रूप से बता दूं कि जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है उसमें 10 सेट हैं, पूरे 10 सेट 130 वाले नए पैटर्न पर पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर दिया गया है उसकी व्याख्या से, और पूरे टॉपिक को उसमें कवर कर दिया गया है, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए। साथ में आपको 3 पीडीएफ फाइल जो है ऐप के ही माध्यम से दी जा रही है। ये करंट अफेयर्स के 300 क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ फाइल है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम डेट जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है, मान लीजिए दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाती है नवंबर के, तो अभी आपके पास एक अच्छा समय है। आप जो है इस टेस्ट के माध्यम से, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी और समुचित तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या सीधे कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप चाहे टेस्ट लें या ना लें, वो अलग विषय है, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन पीडीएफ फाइल को जो है और डेमो टेस्ट की ऑनलाइन टेस्ट जो है आप जाकर ऐप में या वेबसाइट के माध्यम से अवश्य दे लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा था? इनके अनुसार जो है अपभ्रंश क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर जो है संबोधित किया था। उनका मानना था ये पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश जो है काफ़ी प्राचीन जो है आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी, जिसका समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी का है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। यानी प्राकृत भाषा जो आदिकालीन भाषाओं का अंत हो रहा था, और आधुनिक भाषाएं जहां से शुरू हो रही थी, तो उसका जो मिलन बिंदु है वहां पर जो है इसके बीच की स्थिति अपभ्रंश थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत दिया था कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे
हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा था। तो ये भी जो है आप जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी को ही इन्होंने प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश की संज्ञा दी थी। आगे चलते हैं। मृगावती, इसके लेखक कौन है? तो काफी प्रसिद्ध रचना है, कई बार ये किताब पूछी जा चुकी है। तो इसके रचनाकार हैं कुतुबन। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। अब इनके बारे में कुछ और जानते हैं। ये इनकी 909 हिजरी अर्थात 1503 से 4 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन के आश्रित थे कुतुबन। अब और जो है जो हमारे ऑप्शंस थे, क्योंकि जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें यही विशेषता है कि जो ऑप्शंस होते हैं भले वो सही ना हो, वो सही उत्तर ना हो, लेकिन उन ऑप्शंस पे भी चर्चा करना जरूरी है। जायसी की जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। पद्मावत प्रेम की पीर व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। तो पद्मावत जो है क्या है? एक प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाई में निबद्ध मनसबी शैली में लिखा गया है। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। मधुमालती भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो ये किसके द्वारा की गई थी रचना? जो है मंझन ने, और ये जायसी के परवर्ती थे। आगे चलते हैं। अंगिका। अंगिका जो है एक बोली है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो अंगिका जो बोली है ये बिहार राज्य से संबंधित बोली है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं, क्योंकि बोली, भाषा, लिपि, हिंदी में इनसे जो है बहुत प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखते रहे हो तो 3-4 क्वेश्चन हिंदी भाषा, लिपि, साहित्य से जरूर आते हैं। तो अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। वहां पर अंग जो है साम्राज्य माना जाता था। तो बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। अब हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनका क्षेत्र और उनकी क्या विशेषताएं हैं हम इस चार्ट से समझेंगे, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे निकलकर। तो सबसे पहले हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। यही एक प्रश्न हो गया जो भी आगे इसी सीरीज में हमारे है भी। अब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब सभी उपभाषाओं की कोई ना कोई बोली होती है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है कि बघेली जो है किस उपभाषा की बोली है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पूर्वी हिंदी की है। अब इसका क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पश्चिमी हिंदी को जो है 2 बड़े वर्गों में बांटते हैं। एक को हम आकार बहुला कहते हैं, एक को ओकार बहुला कहते हैं। ये टर्म आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो आकार बहुला जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी कोई अन्य भाषा नहीं है, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम जो है कौरवी है। और बांगरू या हरियाणवी, ये जो है हो गई आकार बहुला के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी की शाखाएं। और ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये प्रमुख बोलियां आती हैं। अब इनका जो है जब ये पश्चिमी हिंदी है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है इनका प्रमुख भाषी क्षेत्र है। बिहारी हिंदी की बात करते हैं, जो बिहारी हिंदी उपभाषा है, तो इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही आता है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से बोली जाती है। राजस्थानी, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये राजस्थान में बोली जाने वाली है। तो मारवाड़ी इसकी बोली है जो पश्चिमी राजस्थान में है।
जयपुरी या ढूंढाड़ी, याद रखिएगा जो इस तरह के विशिष्ट नाम होते हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जयपुरी या ढूंढाड़ी ये पूर्वी राजस्थान की है, मेवाती उत्तरी राजस्थान की बोली है, मालवी ये दक्षिणी राजस्थान की है। इसके अलावा वागड़ी और हड़ौती, वागड़ी और हड़ौती ये भी जो है राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं और ये पूरे राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं पहाड़ी की। तो पहाड़ी में पहाड़ी भाषा, कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा ये सब आता है। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं देश के, वहां पर बोली जाती हैं। अब जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, अगला क्वेश्चन उसी पे बेस है, तो इसका उत्तर दीजिए। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हो गई? 5, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसको एक बार फिर से हम जो है दूसरे एंगल से रिवाइज करते हैं जिसको आपको याद हो जाइए। तो 5 उपभाषाएं हैं जिनकी जो है बोलियां नीचे दी। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगुरू, बुंदेली, कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी में आ गई। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, दुधाड़ी, हड़ौती, मेवाती, वागड़ी, मालवी ये सभी राजस्थानी में आ गई। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सभी जो है बिहारी हिंदी उपभाषा की जो है बोलियां हो गई हैं। अगला प्रश्न, इसमें से आपको सही कथन को चुनना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसमें हमको बताना है कि सही कथन कौन सा है। या और वाह ये ध्वनियां कैसी हैं? अर्धस्वर हैं, तो ये कथन जो है सही है। बाकी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि व्यंजन हमेशा जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अवधेश का विग्रह अवधन देश नहीं होता है, अवध धन ईस हो जाएगा अवधेश में। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 8 है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो या और वाह जो है ये अर्धस्वर हैं, ये सही है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि क्यों सही है। 11 लावा को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण जो है व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती सा लगता है, जो है मध्यवर्ती लगता है, यानी ये ऐसा उच्चारण में लगता है कि ये या तो स्वर है या व्यंजन है, पूरी तरह से जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। स्वर व्यंजनों के यह अंत स्थिति से जान पड़ते हैं, अतः इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों वर्णों को इसीलिए अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण में स्वरों के समीप लगते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। बाकी चीजें मैंने बता दी जो है आपको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहां पर जो है 2 क्रियाएं एक साथ यूज हो रही हों। तो आप देख सकते हैं, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। तो गिरा भी और टूट गया, यानी यहां पर 2 क्या है? क्रियाएं हैं। मैं अपने घर में रहूंगा, आप इसमें देख सकते हैं कि केवल जो है एक ही क्रिया, इसलिए जो है इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, इसमें भी जो है एक से अधिक जो है क्रियाएं आ रही हैं। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, इसमें भी एक से अधिक क्रियाएं हैं। तो बी ऑप्शन जो है उसमें नहीं है। तो ये हमने बात कर ली, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया जो है प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती है। तो विकल्प बी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य में हुआ है। आगे इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा भी गया था अभी जल्दी ही, संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। 11 के नाम क्या है? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक तथा पुनरुक्त। ये जो है 11 तरह की संयुक्त क्रियाएं हो गई। अब संयुक्त क्रियाएं जो है इसका उदाहरण देखते हैं हम। बच्चा विद्यालय से लौट आया, तो इसमें क्या है? लौट और आया, ये दोनों ही क्या है? क्रियाएं हैं, एक साथ यूज हो रही हैं। किशोर रोने लगा,
रोने और लगा, ये दोनों ही जो है दो क्रियाएं हो गई। वह घर पहुंच गया, तो यहां पहुंच भी और गया भी दोनों ही क्रिया हैं। तो यहां पर ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। मतलब दो क्रियाएं हैं या दो से अधिक हैं, लेकिन वो कार्य एक ही संपन्न कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य होती है, दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए जो है कि रंजक क्रिया क्या है, तो संयुक्त क्रिया में पहली जो क्रिया आती है वो जो है मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया होती है। जैसे रोने लगा, तो रोने जो है इसमें क्या है, मुख्य क्रिया है, और लगा उसके बाद आ रही है, तो वो रंजक क्रिया है। आगे चलते हैं। अब संयुक्त क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। जो सकर्मक अकर्मक जिस तरह की क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर संयुक्त क्रिया भी या तो सकर्मक हो सकती है और अकर्मक, दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर अकर्मक क्रिया की बात करें तो लेट जाना, गिर पड़ना, ये कैसी है, अकर्मक क्रियाएं हैं। और सकर्मक क्रियाएं, संयुक्त सकर्मक क्रियाएं क्या है, बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना, क्योंकि इसमें कर्म इन्वॉल्व है, कर्म इसमें है और कर्म का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये जो है सकर्मक संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया की एक और विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, अब इसमें क्या है, सकना क्रिया पढ़ना के क्रिया के अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न कर रहा है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? चारों। चारों जो है एक समुदाय की तरफ एक इशारा करता है। अब इसको हम समझते हैं इसके टाइप्स से। जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता हो, यानी एक पूरे ग्रुप का जो है, एक पूरी कम्युनिटी का जो है जिससे ज्ञान हो, वो समुदायवाचक होती है। और इसको समूहवाचक भी कहा जाता है, क्योंकि समूह और समुदाय इसमें ज्यादा फर्क यहाँ के हिसाब से नहीं है। चारों में समुदायवाचक विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। और ये जो किस तरह से निश्चित संख्यावाचक, जैसे संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में संख्या का निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित में संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। तो अब उसके अन्य भेद देते हैं। गणनावाचक विशेषक, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी हम गणना कर रहे हैं। क्रमवाचक, क्रम बताया जाए जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, आठवां, ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 2/3, इस तरह से जो है। फिर समुदायवाचक, अभी हमने बात की, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, आठों, ये समुदायवाचक हो गया। और प्रत्येक बोधक, जहां पर जो है एक एक को संबोधित हो, जैसे प्रत्येक, हर एक, ये जो है प्रत्येक बोधक विशेषण के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न 13वां देखते हैं। बीच में कुछ प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे सीरियल में, वो इसलिए क्योंकि जो पैराग्राफ वाले, गद्यांश वाले 5 प्रश्न हैं उसको मैंने हटा दिया था। वो आप पीडीएफ से सीधे पढ़िएगा, उस पर कोई विशेष डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, यानी जिसमें क्रिया विशेषण हो। तो इसमें क्रिया विशेषण कहां पर है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का कैसे घर पहुंचा? रोते रोते, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यहां पर मौजूद है, इसलिए जो है ये क्रिया विशेषण है। तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, अभी हमने बात की। जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है,
क्रिया के बारे में कोई विशेषता बतलाई जाती है वो क्रिया विशेषण होते हैं, और ये कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं, जिन पर जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है लिंग वचन कारक का। अब उदाहरण देखते हैं हम। वह धीरे धीरे चलता है, यानी चलता किस प्रकार से है? चलना जो है क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, यानी ये क्या है? क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से दौड़ना, खरगोश तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। मेज के ऊपर किताब रखी है, तो किताब कहां पर रखी है? मेज के ऊपर रखी है। इसी प्रकार से कुत्ता तेज भागता है, यहां पर जो है भागना कैसा है? तेज हो रहा है। संगीता बहुत पढ़ती है, वह यहाँ रोज रहता है। हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, तो ये विशेषता बता रहा है। वह रोज अल्पाहार लेता है, अशोक थोड़ा दौड़ता है। थोड़ा कम बोलो, सुभाष बहुत पढ़ता है। ये सभी शब्द जो है इनके बाद वाली क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। आप इतना ज़्यादा कैसे बोल लेते हैं? तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। आमिर रोज सिर्फ 2 घंटे सोता है। तो इस तरह से जो है ये सारे क्रिया विशेषण हो गए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा, यानी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो जिजीविषा जो है आपने शब्द पढ़ाई है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? जिजीविषा। छोटा जा पर छोटी की मात्रा, जा पर बड़ी की मात्रा उसके बाद, तो ये वाला जो है इसमें सही है। और जिजीविषा होता क्या है? जीवन जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला, या जो प्रबल इच्छा होती है उसी को जिजीविषा कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो है अशुद्ध और शुद्ध, तो तरुण इस प्रकार न लिख के इस प्रकार लिखा जाएगा। अधिवेशन में सा यहाँ गलत है, इसमें सा ये हो जाएगा। संधान इस तरह से सही हो जाएगा। प्रादुर्भाव इस तरह से सही लिखा जाएगा। जानवी इस तरह से, संदर्भ में आधा ना इस तरह से आ जाएगा। अप्राहन में नीचे ये नहीं लगेगा, अप्राहन इस तरह से सही लिखा जाएगा। स्वाति, अब बहुत लोग जो है लड़कियों के नाम भी स्वाति होता है, तो इस तरह से भी लिख लेते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? स्वाति, क्योंकि स्वाति क्या है? नक्षत्र है। वैयक्तिक, तो इसमें वैयक्तिक जिसको पर्सनल कहते हैं। प्रकारांत, तो इसमें पा पर आ की मात्रा, प्राकारांत इसको लिखा जाता है। संवत में ता में हलंत लगता है। स्रोत इस तरह से। आयुर्वेदिक, उत्ग्रीव को जो है इस तरह से लिखा जाता है। सदृश्य में आधा सा आता है, ना कि पूरा सा आता है। अधगति गलत होता है, इसको अधोगति कहते हैं। अर्चना ना लिख के इसको अर्चना लिखा जाता है। तो ये सभी जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका विग्रह सही क्या होगा? अन्य धन अन्य, अन्यान्य हो जाएगा। अब ये अन्यान्य जो है किस तरह की संधि है? दीर्घ स्वर संधि का एक ये उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? यदि छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद इन्हीं के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाएं तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। सबसे बेसिक जो है संधि यही मानी जाती है, जो आपको अच्छे से पता है। तो अन्य अभाव, तो यहां पर क्या है? अगर देखा जाए या को हम तोड़ेंगे तो या कैसे लिख सकते हैं हम? या के नीचे हलंत लगा देते हैं और आ जो है इसका स्वर इस तरह से बाहर आ जाएगा। अब क्या है? अभाव, अभाव का आ जाएगा, तो छोटा आ और बड़ा आ, छोटा मिलके क्या हो गया? बड़ा आ मिल गया। ये किस पे लग जाएगा? ना पे लग जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? अन्नाभाव। अन्य अन्य अन्यान, महाशय इस तरह से हो जाएगा। गिरिधन ईश गिरीश, पृथ्वी धन ईश पृथ्वीश, मानुधन उदय भानुधन उदय भानुदय, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। कई बार ये सब पूछे जाते हैं, बहुत प्रमुख उदाहरण है ये। विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। विद्याधन आलय विद्यालय, महीधन इंद्र महींद्र, और भोजन धन आलय भोजनालय, पितृधरणिर पितृण, ये प्रमुख जो है उदाहरण हो गए दीर्घ स्वर संधि के। अगला प्रश्न देखते हैं। मन माना ये शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है? इसमें पहला पद जो है गौड़ होता है
और अंतिम पद जो है प्रधान होता है। तो सामान्यतः प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष या संज्ञा होती है। तो इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। राजा का कुमार यानी राजकुमार, रचना को करने वाला रचनाकार, गंगा का जल गंगा जल, नील कमल, नीला है जो कमल, असभ्य जो सभ्य ना हो या उसको ना सभ्य लिखेंगे, रसोई घर रसोई के लिए घर, भय मुक्त भय से मुक्त, नगरवास नगर में वास, मूर्ति को बनाने वाला कैसा हो जाएगा मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी और साग को खाने वाला शाकाहारी। तो ये सब प्रमुख उदाहरण हो गए। अब इसकी विभक्ति और कारक के अनुसार जो है हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है सीधा सीधा पूछता है कि करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हमको विभक्ति के अनुसार भी, कारक के अनुसार भी जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम करण तत्पुरुष समास की। करण में क्या होता है, से के द्वारा जो है करण का जो है चिन्ह होता है और इसका लोप हो जाने से जो बनता है वो करण तत्पुरुष समास होता है। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, ईश्वर दत्त ईश्वर द्वारा दिया हुआ, मन माना मन से माना हुआ। तो ये किस मनमाना, अगर मनमाना में यही पूछ लेते कि किस प्रकार का तत्पुरुष है तो आपको क्या बताते, करण तत्पुरुष है। मदांध मद से अंधा, जो व्यक्ति मद से अंधा हो। अब कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं तो कर्म कारक में आप जानते हैं को जो है होता है, तो ग्रामग्रत गाम को गया हुआ, यश प्राप्त यश को प्राप्त, स्वर्गागत स्वर्ग को गया हुआ, ग्रंथाकार ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला, सम्मान प्राप्त सम्मान को प्राप्त। तो ये जो है इसमें को का लोप हो जाता है, तो ये कर्म तत्पुरुष है। संप्रदान में आप जानते हैं के लिए का प्रयोग होता है विभक्ति के रूप में, प्रयोग के लिए तो क्या हो जाएगा प्रयोगशाला, डाक गाड़ी डाक के लिए, रसोई घर रसोई के लिए घर, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण देश के लिए अर्पण, गौशाला गायों के लिए या गौओं के लिए शाला, सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो ये जो है संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अब अपादान, अपादान मतलब आप जानते हैं कि जहां पर से विभक्ति ही होती है लेकिन वो पृथक होने के सेंस में या अलग होने के सेंस में, सेपरेट होने के सेंस में प्रयोग होती है। तो ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धनहीन धन से हीन, गुणहीन गुण से हीन, विद्या रहित विद्या से रहित, पथ भ्रष्ट पथ से जो भ्रष्ट हो गया हो, जीवन मुक्त जीवन से मुक्त, रोग मुक्त रोग से मुक्त, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। यानी सभी में जो है से का विभक्ति का लोप हो जाएगा और लेकिन उसका सेंस जो है कहीं ना कहीं अलगाव का, पृथक्करण का होना चाहिए। तो दूरागत जन्मांध नेत्रहीन पाप मुक्त जलहीन, ये सभी जो है अपादान तत्पुरुष कारक के ही समास के ही उदाहरण हैं। अब संबंध की बात कर लेते हैं तो इसमें का की के वाला आता है। तो भूदान भू का दान, राष्ट्र गौरव राष्ट्र का गौरव, राज्यसभा राजा की सभा, जलधारा जल की धारा, भारत रत्न भारत का रत्न, पुष्पावर्ष जो है पुष्पों की वर्षा, उद्योगपति उद्योग का पति, पराधीन दूसरों के अधीन, सेना का पति सेनापति। तो ये सब जो है इसके प्रमुख उदाहरण हो गए। अधिकरण तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। अधिकरण में आप जानते हैं में पर ये इसका यूज होता है, किसी चीज के ऊपर कुछ रखना बताया जाता है। तो ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश, पर्वतारोहण पर्वत पर आरोहण, ग्रामवास ग्राम में वास, आप बीती आप पर बीती, जल समाधि जल में समाधि, जलज जल में जन्मा, नीति कुशल नीति में कुशल, नरोत्तम नरों में उत्तम, ग्रह प्रवेश ग्रह में प्रवेश। तो ये सब जो है अधिकरण के उदाहरण हो गए। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं छाता सूर्य और अमरूद, ये कैसे शब्द हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें पुल्लिंग नहीं कौन सा है? बनावट।
बनावट में आवट लगा है और इस तरह के जो शब्द होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो बनावट एक पुल्लिंग शब्द नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की पहचान के कई सारे जो है विशिष्ट लक्षण होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। ये सभी जो है आप एक मोटी मोटी पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि जो होते हैं इनके नाम ये सभी जो है स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। फिर कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़ है, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये सभी स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे धाय, संतान, सौतन, ये भी स्त्रीलिंग है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। अब बोलियों के नाम जो है जैसे मेवाती है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली। नदियों के नाम रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, ये सभी जो है कैसे हैं स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं व लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली। पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता, ये सभी भी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी। इसके अपवाद भी हैं आहारों में, ये याद रखिएगा, अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हलवा, अचार, रायता, ये कैसे हैं पुल्लिंग शब्द हैं। ईकारांत जहाँ पर अंत में ई आए, तो ईकारांत में जो है जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सभी कैसे शब्द हो जाएंगे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप जो है लिंग पर ही निर्भर करता है, यानी क्रिया किस तरह की होगी वो उसके लिंग के अनुसार होती है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग ही होगा। अब आ, ता, आई, आवट, इया, आहट, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया सजावट, बनावट, तो ये जितने प्रत्यय हैं आ, ता, आई, आवट, इया, आहट, अगर ये प्रत्यय लगे हैं तब भी जो है वो स्त्रीलिंग ही शब्द होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आ वाले भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या। ता गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। आई वाले सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई। आवट सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग। इसी तरह से ईया प्रत्यय लगा है तो कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया। आहट लगा है चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। या लगा है छाया, माया, काया आदि। आस, खटास, मिठास, प्यास, तो ये सभी जो है कैसे हैं स्त्रीलिंग हैं। अब कुछ और पहचान शरीर के जो अंगों के बारे में, तो शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, थोड़ी, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, माला, चूड़ी, बिंदी, नथ, अंगूठी, हंसुली, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कुछ मसालों के नाम जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफ़ी, ये सभी जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम 18 नंबर क्वेश्चन लेंगे और इसका उत्तर जो है आप कमेंट में बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।